आज से करीब 200 साल पहले जब दुनिया में न बिजली थी न कोई पेट्रोल, तब उस वक्त इंसान ने रोशनी पाने का एक ऐसा खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला था कि वे लोग वह बड़े बड़े वेल को शिकार करके उनसे तेल निकालते थे। और इसी जरूरत के लिए साल 1820 में एक शिप वेल का शिकार करने के लिए समुद्र में जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसने पहले वेल का शिकार करके उनसे तेल भी निकालते हैं, लेकिन तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय व्हेल निकलती है और पल भर में पूरे जहाज को तबाह कर देती है। अब ये लोग फंस चुके थे। चारों तरफ हजारों मील दूर तक सिर्फ समुद्र ही था, न ही खाना बचा था, न पानी और न ही कहीं जमीन का नामो निशान था। और फिर जिंदा रहने के लिए इन्हें वो करना पड़ा जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाएगी। तब ऐसे में जिंदा रहने के लिए ये लोग मरे हुए इंसान की लाश को खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित बनी मूवी इन द हार्ट ऑफ द सी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1850 से और हम हरमन नाम का एक लेखक देखते हैं जो एक पुरानी और खौफनाक कहानी की तलाश में बहुत दूर से सफर करके किसी से मिलने आया है। वो एक ऐसे राज को खोजना चाहता था जिसे पूरी दुनिया ने भुला दिया था या उसे दुनिया से छुपाया गया था। आगे जाने के बाद राइटर किसी घर के डोर पर नॉक करता है, लेकिन उस घर में जो लेडी रहती थी वह उस राइटर को वापस चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वह उसका कोई कस्टमर होगा। लेकिन जब हरमन उसे एक चिट्ठी दिखाता है तो वह लेडी तुरंत दरवाजा खोल देती है और अंदर बुला लेती है। दरअसल राइटर उस लेडी के घर में उसके हस्बैंड से मिलने के लिए आया था, जिसका नाम थॉमस निकर्सन होता है और एक बूढ़ा आदमी है। दरअसल कुछ दिन पहले हरमन ने थॉमस के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने निकर्सन को डूबे हुए जहाज व्हेल शिप की कहानी बताने के बदले कुछ पैसे देने का ऑफर किया था। ये जहाज इतनी भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ था कि उस हादसे में जहाज के कई लोग मारे गए थे और बाकी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौट पाए थे। उन्हीं में से एक था थॉमस। लेकिन थॉमस किसी भी हाल में उसे व्हेल शिप की कहानी बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए इस बार हरमन खुद उससे मिलने के लिए इस द्वीप पर आ गया था ताकि उसे मना सके। लेकिन जैसे ही वह राइटर थॉमस से मिलता है, थॉमस उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। कहने लगा कि क्या तुम पागल हो, इतनी दूर से तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन वो राइटर थॉमस के गुस्से को इग्नोर करके उससे कहने लग जाता है कि मैं आपके पास एक कहानी सुनने आया हूँ। यहाँ पर राइटर थॉमस से पैसों की ऑफर भी करने लगता है कि अगर आप मुझे वह कहानी सुनाते हैं तो मैं आपको सारे के सारे पैसे दे दूंगा। ये कहकर राइटर थॉमस के आगे सारे पैसे भी रख देता है, लेकिन थॉमस इन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है और वह उस राइटर को कहने लगा कि तुम चले जाओ और गवर्नमेंट हिस्ट्री को चेक करो, वहाँ पर तुम्हें वह कहानी मिल जाएगी। लेकिन राइटर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह कहने लगा कि उसे यह कहानी किसी सरकारी इतिहास की किताब से नहीं बल्कि खुद आपके मुंह से सुननी है। ये बात सुनते ही थॉमस का गुस्सा भड़क उठता है और वह उसे तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है और कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर हरमन भी वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी थॉमस की पत्नी उसे रोक लेती है। वह कहती है कि थॉमस ने उस हादसे के बारे में आज तक किसी से बात नहीं की है, यहाँ तक मुझसे भी, लेकिन अगर तुम थोड़ा समय दो तो मैं उससे बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। इतना कहकर वह हरमन को रुकने के लिए कहती है और खुद थॉमस के पास चली जाती है। यहाँ उसकी की वाइफ थॉमस से उसे हरमन को सब कुछ बता देने के लिए बोलती है, लेकिन थॉमस एसेक्स पर हुए उस हादसे के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह मना करने लगता है। मगर थॉमस की वाइफ उससे कहती है कि अगर तुम हरमन को अपनी स्टोरी बताओगे तो हमें उससे काफी पैसे मिल सकते हैं और इससे हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुमने कभी सोचा है कि हमारा खर्चा कैसे चलता है? तुम तो बस दिन भर ड्रिंक करते रहते हो। ये सब सुनने के बाद अब थॉमस स्टोरी बताने के लिए मान जाता है। इसके बाद थॉमस उस राइटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि यह कोई आम बच्चों की स्टोरी नहीं बल्कि यह काफी दुखद भरी कहानी थी। थॉमस कहता है कि यह उसकी जिंदगी का वह हादसा था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है साल 1820 में, जहां हमें चेस दिखाई देता है जो एक साधारण किसान का बेटा है। चेस एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो व्हेल मछलियों का शिकार करके उनसे तेल निकालती है। उस दौर में व्हेल का तेल बेहद कीमती माना जाता था और बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकता था। वहीं चेस की पत्नी भी दिखाई देती है जो अब माँ बनने वाली है। चेस अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। अब चेस अपनी कंपनी में पहुंचता है। यहाँ वह देखता है कि लोगों ने इस बात पर भी शर्त लगा रखी है कि आखिर कौन सी शिप समुद्र में जाकर सबसे ज्यादा व्हेल मछलियां पकड़ कर लाएगी। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग सिर्फ ओनायल के लिए ही नहीं बल्कि मजे और लालच में भी व्हेल का शिकार करते हैं। इसके बाद चेस कंपनी के हेड से मिलता है। वह चेस को बताते हैं कि जल्द ही एक बहुत कीमती शिप एसेक्स को समुद्र में भेजा जाने वाला है और वे चाहते हैं कि चेस उस शिप पर कैप्टन का फर्स्ट मेट बने। ये बात सुनकर चेस को काफी गुस्सा आता है। वह कहता है कि पिछली बार आपने मुझसे वादा किया था कि अगली बार जब यह जहाज समुद्र में जाएगा तो उसका कैप्टन मैं ही बनूंगा, फिर अब यह फैसला कैसे बदल गया? इस पर हेड उसे बताता है कि इस बार कंपनी के मालिक का बेटा पोलार्ड ही जहाज का कैप्टन बनाया गया है। हेड चेस से कहता है कि इसीलिए अभी हम तुम्हें कैप्टन नहीं बना सकते, लेकिन अगली बार तुम्हें जरूर कैप्टन बना देंगे। ये सारी बात पोलार्ड भी बाहर खड़े खड़े सुन रहा होता है। अपने कैप्टन न बनने की वजह से चेस काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हेड उसे रोकते हैं और उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करने लगते हैं। वह कहते हैं कि अगर चेस इस बार जहाज पर जाने के लिए तैयार हो जाए तो उसे पहले से ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। आखिरकार पैसों की वजह से चेस भी इस सफर पर जाने के लिए मान जाता है। चेस उनसे यह भी कहता है कि वे उसे एक कागज पर लिख कर दें कि अगली बार जहाज का कैप्टन वही बनेगा। इसके बाद चेस अपने घर लौट आता है और सफर की तैयारी करते हुए अपना सामान पैक करने लगता है। यहाँ चेस की वाइफ उसके जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उस समय व्हेल का शिकार करना बेहद खतरनाक काम माना जाता था। समुद्र में कई नाविक व्हेल का शिकार करते हुए मारे जाते थे और कई लोग तो कई साल बाद ही घर वापस लौट पाते थे और चेस की वाइफ उससे सही सलामत
वापस लौटने के लिए कहती है और उसे वादा करवा लेती है। चेस की वाइफ उसे एक लॉकेट भी देती है ताकि चेस को अपनी वाइफ से किया हुआ वादा हमेशा याद रहे। दूसरी तरफ हम पोलार्ड को भी देखते हैं जिसके हेड उसे सफर पर जाने के लिए अलविदा बोलते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद चेस और बाकी सभी लोग शिप पर जाने लगते हैं। यहाँ शहर के बाकी सभी लोग भी इन्हें अलविदा करने आए होते हैं और यहाँ चेस के जाने से उसकी वाइफ काफी उदास थी। अब इसके बाद चेस शिप पर आ जाता है और तभी हम शिप पर मौजूद थॉमस को देखते हैं जो कि अभी काफी यंग है और थॉमस पहली बार वेल्स के शिकार पर जा रहा था। ये वही थॉमस है जो कि प्रेजेंट टाइम में कहानी सुना रहा है। अब यहाँ पर थॉमस शिप के सेकंड मैट जॉय को देखता है और उसके गले में पड़े हुए वेलफिश के दांत को देखकर कहता है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसे ही कई सारे दांत होंगे। यहीं अब चेस भी जॉय से मिलता है और हमें पता चलता है कि जॉय और चेस दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर जॉय चेस से कैप्टन से भी मिलने के लिए बोलता है और इसके बाद चेस कैप्टन पोलार्ड से मिलता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी नफरतों को छुपाते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और पोलार्ड चेस से कहता है कि कंपनी ने मुझे ही पहला कैप्टन चुना है। चेस भी पोलार्ड से कहता है कि ये सब तो बस तुम्हारे ओनर होने की वजह से हुआ है। इतना बोलकर ये दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं और शिप को तेजी से चलाने के लिए पाल को खोलने लगते हैं। दरअसल उस समय लकड़ी के पुराने जहाजों में रस्सियों से लंगर खींचकर ऊपर उठाया जाता था और फिर रस्सियों की मदद से पाल खोले जाते थे। क्रू के लोग पाल खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक पाल किसी तरह खुल ही नहीं रहा था क्योंकि वह एक रस्सी में फंस गया था। तभी चेस फुर्ती से रस्सियों से बनी सीढ़ी पर चढ़ जाता है और अपनी छुरी से उस रस्सी को काट देता है। जैसे ही रस्सी कटती है वह पाल तुरंत खुलकर हवा में फूल जाता है। इसके बाद बाकी क्रू मेंबर भी बाकी पाल खोलने में सफल हो जाते हैं। चेस का यह खतरनाक और बहादुर अंदाज देखकर सारे क्रू मेंबर हैरान हो जाते हैं और कप्तान पोलार्ड के मन में भी कहीं न कहीं ईर्ष्या पैदा हो जाती है। इसके बाद रात के समय चेस, जॉय और पोलार्ड एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी पोलार्ड बार बार चेस को किसान का बेटा कहकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है लेकिन चेस बिना कोई जवाब दिए ही चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब देखकर जॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह पोलार्ड को ऐसा व्यवहार न करने की सलाह देता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को भी देखते हैं जो जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है लेकिन ये खाना थॉमस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब तभी चेस इनके पास आता है और कुछ लोगों के नाम बोलकर उन्हें कल सुबह जल्दी उठकर रेडी रहने के लिए कहता है। तभी पोलार्ड का कजन हेनरी चेस के साथ चलने के लिए कहने लगता है। इस पर चेस हेनरी की बेइज्जती करते हुए कहता है कि व्हेल का शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी चेस की नजर थॉमस पर पड़ती है जिसकी तबीयत खाना खाने की वजह से खराब होने लगी थी। यह देखकर चेस उसे अपने पास बुलाता है और पकड़कर जहाज के किनारे से नीचे लटका देता है। दरअसल चेस को लगता है कि थॉमस की तबीयत डर की वजह से खराब हो रही है इसलिए वह उसे इस तरह से हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही थॉमस वापस जहाज पर आता है वह अचानक चेस के ऊपर ही उल्टी कर देता है। हालांकि चेस को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। इसके बाद वह थॉमस से उसके परिवार के बारे में पूछता है। इस पर थॉमस बताता है कि उसके माँ बाप दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन पोलार्ड फिर से चेस को आदेश देने लगता है और ना चाहते हुए भी चेस को उसकी बात माननी पड़ती है लेकिन तभी चेस की नजर दूर समुद्र में उठते एक तूफान पर पड़ती है। वह तुरंत यह बात पोलार्ड को बताता है कि आगे समुद्र में खतरनाक तूफान आ रहा है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए हमें जहाज को तुरंत वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन पोलार्ड चेस की बात कहाँ मानने वाला था। वह जहाज को सीधे तूफान की ओर ले जाने का आदेश दे देता है और जैसे ही जहाज उस भयानक तूफान में प्रवेश करता है पूरा क्रू उसमें फंस जाता है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें जहाज को इधर उधर उछालने लगती हैं। तभी चेस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जहाज को तुरंत वापस मोड़ लिया जाए लेकिन पोलार्ड अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वह जहाज को और भी गहरे तूफान के अंदर ले जाने लगता है। ऐसा करना उनके लिए बेहद खतरनाक था क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी बल्कि जहाज के डूबने का भी बड़ा खतरा था। हालांकि काफी मुश्किलों के बाद वे किसी तरह उस भयानक तूफान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद पोलार्ड चेस से कहता है कि उसे सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी और तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है और इसके बाद हम जहाज को वापस अपने आइलैंड की तरफ मोड़ देंगे, यानी कि वे बिना किसी व्हेल का शिकार किए ही यहाँ से वापस लौट जाएंगे। लेकिन चेस उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, हम जहाज को खाली हाथ वापस नहीं मोड़ सकते क्योंकि यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की जिंदगी का सवाल है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम व्हेल का तेल लेकर ही वापस लौटेंगे। आखिरकार चेस अपनी बातों से पोलार्ड को समझाने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ वे लोग जहाज को वापस मोड़ने के बजाय अपने सफर को आगे जारी रखने का फैसला कर लेते हैं। समुद्र में आए हुए उन्हें करीब 3 महीने बीत चुके होते हैं। तभी एक दिन अचानक उन्हें समुद्र में कई सारी व्हेल मछलियां दिखाई देती हैं। यह मौका देखकर पूरा क्रू तुरंत अपनी अपनी बोट लेकर शिकार के लिए निकल पड़ता है। चेस अपने भाले में एक मजबूत रस्सी बांधता है और पूरी ताकत से व्हेल पर वार कर देता है। जैसे ही भाला व्हेल को लगता है वह विशालकाय व्हेल उनकी बोट को तेजी से अपने साथ खींचने लगती है और यह खतरनाक नजारा देखकर भी थॉमस के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा होता है। थॉमस अपने पहले व्हेल के शिकार को एंजॉय कर रहा होता है लेकिन अब तभी वो व्हेल पानी के अंदर जाने लगती है और यह देखकर चेस अपनी रस्सी को लंबा करता है और साथ ही वह अपने साथी जॉय की रस्सी को भी उसी में अटैच कर देता है। लेकिन वह व्हेल रुकने का नाम ही नहीं लेती और लगातार समुद्र के नीचे की ओर जाती ही जा रही थी। यह देखकर जॉय और बाकी सभी लोग चेस से रस्सी को काट देने के लिए कहते हैं ताकि उनकी बोट पानी में डूब न जाए। लेकिन चेस अभी सभी को ऐसा करने से मना कर देता है और थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। इसके कुछ ही देर बाद भाला लगने की वजह से वह व्हेल खुद ही मर जाती है और सभी लोग पानी में डूबने से बच जाते हैं। इसके बाद वे सभी लोग उस व्हेल
व्हेल को पकड़कर अपनी शिप के पास ले आते हैं और उसे काट कर उसके अंदर से ऑयल निकालने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ कुछ लोग व्हेल के बहुत बड़ा होने की वजह से उसके अंदर नहीं जा पाते और उन्हें ऑयल निकालने में दिक्कत होने लगती है। ये देखकर चेस उनसे कहता है कि किसी छोटे आदमी को व्हेल के अंदर भेजा जाए। तभी चेस की नजर थॉमस पर पड़ती है और वह थॉमस को व्हेल के अंदर जाने का आदेश देता है। यहाँ थॉमस भी चेस की बात को मना नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी वह उस व्हेल के अंदर चला जाता है। यह काम करते समय थॉमस को काफी अजीब लग रहा था। पहली व्हेल का शिकार किए हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई और शिकार नहीं मिल रहा था। हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे क्योंकि जहाज पर रखा खाने का सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और क्योंकि वे अभी समुद्र में ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे रास्ते में आने वाले एक आइलैंड पर रुकने का फैसला करते हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक दूसरे कैप्टन से होती है जो अपनी टीम के साथ व्हेल के शिकार के लिए वहां आया हुआ था। बातचीत के दौरान वह उन्हें अपने आखिरी शिकार की कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि एक बार वे लोग समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे जहां उनका सामना एक बेहद विशाल व्हेल से हुआ था। वह व्हेल इतनी बड़ी थी कि उनके सोच से भी कहीं ज्यादा विशाल थी और लोग उसे ग्रेट व्हेल कहते हैं। लेकिन ग्रेट व्हेल ने उनके जहाज पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनका शिप पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस हादसे में कैप्टन का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके कई साथी भी मारे गए। लेकिन ये लोग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। ये लोग सोच रहे थे कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, इसीलिए वह कैप्टन वहां से चला जाता है। लेकिन अब इन लोगों के दिल में लालच आ गई थी कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर वह ग्रेट व्हेल है। इसके बाद ये लोग उस लोकेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें डायरेक्ट 14 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है और इतना ज्यादा सफर करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो उस कैप्टन ने इन लोगों को बताया था और जहां पर वह ग्रेट व्हेल था। वे सभी लोग अपने अपने हथियार और बोट लेकर उस जगह पर जाने लगे। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि चेस की बोट पर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो लोग बोट से गिर जाते हैं और यहाँ पर वो लोग फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा ग्रेट व्हेल देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही व्हेल था जैसी उस कैप्टन ने स्टोरी सुनाई थी, लेकिन वह ग्रेट व्हेल वहां से जाने लगती है। चेस के बाकी साथी अभी भी बोट में बैठे हुए थे, इसलिए मौके का फायदा उठाकर वे एक दूसरी व्हेल पर हमला कर देते हैं, जिससे वे उस व्हेल को मारने में तो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करते देख वह ग्रेट व्हेल गुस्से में आ जाती है और सीधे आकर उनके शिप पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उनका शिप डूबने लगता है। पोलार्ड भी अपनी बोट से यह सब देख रहा था, इसीलिए वह उस व्हेल को वहीं छोड़कर वापस अपने शिप की ओर आने लगता है। अब क्योंकि उनका शिप तेजी से डूब रहा था, इसीलिए पोलार्ड सभी को आदेश देता है कि वे तुरंत जहाज को छोड़ दें। इसके बाद सभी लोग बोट्स में आ जाते हैं और जितना भी खाना पीना उनके हाथ लगता है वे उसे अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन तभी व्हेल से निकला हुआ ऑयल लीक होने लगता है और पूरे शिप में आग लग जाती है। इसी दौरान चेस शिप पर ही छूट जाता है और सभी को लगता है कि वह भी मर गया है, लेकिन चेस हार नहीं मानता। वह किसी तरह आग से बचते हुए शिप से बाहर निकल आता है और उसे जिंदा देखकर थॉमस और बाकी सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो वहां से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे थे, लेकिन उन लोगों का वहां से निकलना अब काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि वो लोग फिर से एक समुद्री तूफान में फंस चुके थे। इसी तूफान के दौरान चेस का बचपन का दोस्त भी बुरी तरह घायल हो जाता है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। चेस अपने जख्मी दोस्त की देखभाल करता रहता था, लेकिन चेस के बाकी साथियों को वह सिर्फ एक बोझ ही लग रहा था। इसके बाद हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे लगभग मरने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन तभी उनके एक साथी को दूर कहीं जमीन दिखाई देती है। ये देखकर सभी को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वे उस जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे लोग बस किनारे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी चेस को कुछ अजीब महसूस होता है और तभी अचानक ग्रेट व्हेल वहां आ जाती है और उनकी बोट से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उनकी सारी बोट्स टूट जाती हैं। इसके बाद वे लोग समुद्र की लहरों के सहारे किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब उनकी हालत किसी जानवर से कम नहीं थी, यानी आइलैंड पर आकर उनके आगे जो कुछ भी मिलता हुआ जा रहा था वह उसे ही खाए जा रहे थे ताकि किसी तरह से जिंदा रह सके। इसके बाद पोलार्ड अपने साथियों से आग जलाने के लिए कहता है। उसका कहना था कि अगर समुद्र में कोई जहाज गुजरेगा तो आग का धुआं देखकर उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है और शायद वे उन्हें बचाने आ जाएं। लेकिन वह एक बिल्कुल बंजर आइलैंड था जहाँ कोई आबादी नहीं थी। फिर एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए उन्हें उस आइलैंड पर एक गुफा मिलती है। जब वे उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पहले भी लोग आकर फंस चुके, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि वह भी एक दिन उन्हीं लोगों की तरह मर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपने टूटे हुए बोट्स को रिपेयर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पर रहने का ही डिसाइड करते हैं और उन लोगों में चेस का बचपन का फ्रेंड भी शामिल था। लेकिन जाते जाते चेस अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करके जाता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद 48 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है और उन लोगों का अब काफी बुरा हाल हो चुका था। कई दिनों से बिना खाना पानी के ये लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूख अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका एक साथी आखिरकार दम तोड़ देता है। इसके बाद चेस का एक दोस्त उसकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चेस उसे फेंकने माना करता है। इसके बाद ये लोग अजीब डिसाइड करते हैं। वह डिसीजन लेते हैं कि हम इसे फेंकेंगे नहीं बल्कि हम इसे खाएंगे। अब क्योंकि ऐसा करना तो उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और भी ऑप्शन भी तो नहीं था। सभी लोगों के रूह कांप उठे थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था, क्योंकि वह सभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे पड़े थे कि वे लोग बिल्कुल बेबस लाचार हो चुके थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी वे सभी लोग अपने फ्रेंड को खाना शुरू कर देते हैं। कहानी फिर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें बूढ़ा
थॉमस दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉमस काफी दुखी था कि उन्हें अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाना पड़ा। लेकिन तभी थॉमस की वाइफ भी वहाँ पर रोते हुए आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की दुख भरी कहानी सुनकर और ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर वो थॉमस को कहती है कि इसकी आगे की स्टोरी सुनाओ। फिर उस इंसिडेंट के 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह लोग अभी तक समंदर में फंसे हुए थे और वहीं पर भटक रहे थे। अब क्योंकि भूख की वजह से उनका काफी बुरा हाल था, इसीलिए वह मजबूर होकर सर्वाइव करने के लिए आपस में ही एक गेम खेलते हैं, जिस गेम में अगर कोई हार जाता था तो उसे मार दिया जाता था और बाद में वह सारे साथी मिलकर उसे खा लेते थे। फिर एक दिन वो कैप्टन पोलार्ड हार जाता है। पोलार्ड अपने कजिन को गन देकर कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार डालो, लेकिन हेनरी उसे शूट करने की बजाय खुद को ही शूट कर लेता है और बाकी लोग उसे खा लेते हैं। फिर एक दिन उन्हें फिर से वही ग्रेट व्हेल दिखाई जाती है। तब चेस उस व्हेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी चेस उस व्हेल की आंख देख लेता है, इसीलिए चेस उस व्हेल पर अटैक नहीं करता और वो भी वहां से चली जाती है। फिर काफी दिन बाद एक शिप दिखाया जाता है और उस शिप के लोग पोलार्ड की बोट को देख लेते हैं, इसीलिए वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। और जब शिप का कैप्टन ये देखता है कि बोट में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो वह काफी हैरान रह जाता है। और वह बोट जिसमें चेस और थॉमस थे, वो तो दूसरी बोट से अलग हो चुका था। चेस और थॉमस का काफी बुरा हाल था, वो मर रहे थे। लेकिन फिर तभी चेस की नजर एक शिप पर पड़ती है और वो हेल्प के लिए उस शिप को बुला लेते हैं और फिर इस खतरनाक सिचुएशन से वो बाहर आ जाते हैं। फाइनली उन लोगों को बचा लिया जाता है और कुछ दिनों बाद उन्हें उनके घर पर लाया जाता है, जहाँ उन्हें जिंदा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं चेस भी अपनी पत्नी से मिलता है। उसे सामने देखकर उसकी पत्नी रो पड़ती है और उसे गले लगा लेती है। इसी दौरान चेस पहली बार अपने बच्चे से भी मिलता है, जो कि एक बेटी होती है। अपनी बेटी को देखकर चेस बेहद खुश हो जाता है। अब इसके बाद कंपनी के वही सारे हेड चेस और पोलार्ड को फिर से अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर पोलार्ड अपने डैड और कंपनी के हेड की तरफ से चेस से कहता है कि तुम होने वाली इंक्वायरी में झूठ बोल देना और ये सच मत बताना कि हमारी शिप पर एक व्हेल ने हमला किया था, और ऐसा बोल देना कि शिप का टूटना एक हादसा था। लेकिन पोलार्ड कहता है कि आखिर मैं झूठ क्यों बोलूं। इस पर वो सभी हेड कहते हैं कि हमें व्हेल से बहुत सारा ऑयल मिलता है और यह कंपनी इसी वजह से इतनी अमीर है। लेकिन अगर यह खबर फैल गई कि व्हेल की वजह से कई सारे लोगों की जान गई है, तो फिर लोग व्हेल को पकड़ने जाना बंद कर देंगे और फिर यह पूरी कंपनी ही बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से पोलार्ड और कंपनी के हेड चेस को यह सब करने के लिए कहते हैं और इसके बदले में हम तुम्हें काफी पैसा भी देंगे। लेकिन चेस इन सभी से ऐसा करने से मना कर देता है और चेस सच का साथ देने का फैसला करता है। साथ ही चेस पोलार्ड को भी एक कैप्टन होने के नाते सच बोलने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन चेस और थॉमस मिलते हैं। थॉमस चेस को थैंक यू बोलता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रहा था। इसके बाद चेस थॉमस के को निशानी के तौर पर अपने व्हेल पिन को दे देता है। अब इसके बाद पोलार्ड इंक्वायरी में जाता है और यहाँ पर पोलार्ड सभी से झूठ नहीं बोल पाता और सभी को सच बता देता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और थॉमस हार्मन को बताता है कि पोलार्ड के सच बताने के बाद भी उन सभी लोगों ने वही लिखा है जो कंपनी के सारे हेड चाहते थे। साथ ही यहाँ पर थॉमस हार्मन को बताता है कि पोलार्ड फिर से उस व्हेल मछली को देखने के लिए काफी समय तक समुद्र में रहा था, लेकिन वह व्हेल मछली उसे फिर से कभी भी नहीं दिखाई दी। और थॉमस हार्मन को यह भी बताता है कि चेस अपने वादे का पक्का था, इसीलिए वह शिप लेकर वापस जॉय को बचाने के लिए उसी आइलैंड पर गया। लेकिन वहाँ पर तब तक जॉय की मौत हो चुकी थी। कहानी खत्म करने बाद थॉमस हार्मन से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे? लेकिन हार्मन कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैं इस स्टोरी को एक ऐसा मोड़ दूंगा जो कि रियल इंसिडेंट पर होगी। अब इसके बाद हरमन थॉमस को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके 1 साल बाद हरमन थॉमस की इस स्टोरी को एक नवेल में लिख देता है, जिसका नाम मोबी डिक होता है और ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस होती है और एक नवेल से ही इंस्पायर होकर ये पूरी मूवी बनाई गई है, जो कि इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।